हमारे साथ हमारे जानकार अब जुड़ गए हैं मयूर जोशी और साथ ही सर्वेंद्र श्रीवास्तव। आप दोनों का ही स्वागत है। मयूरेश, अगली सीरीज में हम उतरेंगे जरूर फ्राइडे को, लेकिन जो मोमेंटम हमने देखा था और जो उम्मीद थी कि हम 8000 के ऊपर सीरीज की समाप्ति कर पाएंगे, उस पर कितना भरोसा है आपको और आप कितने फिर बुलिश पोजीशंस लेना चाहेंगे कमिंग सीरीज में? हर्षदा जी, आई थिंक सीरीज की हेंसफोर्थ आई थिंक बात करना आई थिंक विल बी वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। अगर हम एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ले तो मुझे लगता है जो अर्निंग सीजन पैन आउट हो रहा है आई थिंक दैट इज मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। हालांकि आई थिंक थोड़े आउटलायर्स थे अर्निंग सीजन में, जैसे मारुति ने नंबर्स पेश किए, जैसे इन्फोसिस ने नंबर्स पेश किए। मुझे लगता है आई थिंक द सेकंड हाफ ऑफ द अर्निंग सीजन स्पेसिफिकली जब पीएसयू बैंक्स रिपोर्ट करेंगी, कैपिटल गुड्स स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज रिपोर्ट करेंगी, छोटी मझौली आईटी कंपनीज एंड अगेन सीमेंट कंपनीज, आई थिंक ये एक पर्सपेक्टिव देगा ऑन हाउ अर्निंग्स रिकवरी इज रियली हैपनिंग। बट लार्जली आई थिंक मार्केट से मान के ही चल रहा है कि अर्निंग्स रिकवरी सेकंड हाफ में होगी। क्रेडिट साइकिल विल पिक अप इन द सेकंड हाफ। अगर केपेक्स साइकिल रिवाइव होना है वो भी सेकंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में ही होगा। तो लार्जली आई थिंक विल बी डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फ्लोज दैट आर कमिंग थ्रू, जो काफी रोबस्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और पॉलिसीज अगर कुछ अगले सेशन में पास होते हैं की बिल्स, दैट विल बी कीनली मॉनिटर्ड एट। एंड अगेन आई थिंक जो फेड मूव्स होंगे आई थिंक अलॉन्ग विद व्हाट हैपेंस विद चाइनीज डेटा एंड व्हाट हैपेंस विद द ब्रिटेन एग्जिट, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होने वाले ग्लोबल मार्केट्स के लिए, जो वॉलेटिलिटी को बरकरार रखेंगे और मार्केट्स को जनरली आई थिंक इन चेक। इस बीच एलेंबिक फार्मा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था कार्यक्रम की शुरुआत में, अब 2% ऊपर है। आय जो है वो बड़ी है, 627 करोड़ पर आई है और मुनाफे के आंकड़े में भी हमने देखा है एक अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। 70 करोड़ से बढ़कर आंकड़ा जो है 91 करोड़ पर आया। यही वजह है कि स्टॉक में एक बहुत स्मार्ट स्पाइक आता हुआ और काफी तगड़े वॉल्यूम्स पर एक खरीदारी हो रही है। देखते ही देखते 3% ऊपर है। टॉप लूजर्स में शामिल था ये काउंटर और हम देख रहे हैं नंबर्स आने के बाद, नतीजे आने के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवाइवल आता हुआ। मयूरेश, क्या आप ट्रैक करते हैं एलेंबिक फार्मा को? नहीं, अनफॉर्चुनेटली हर्षद जी मैं ट्रैक नहीं करता। नॉट अ प्रॉब्लम। सर्वेंद्र, अगर आप एक टेक्निकल चेक दे सके, क्योंकि स्टॉक काफी टूटा है सुबह में और आज नतीजों के आते ही एक अच्छी तेजी बनती हुई। नहीं, बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए ये स्टॉक तो छोटे फार्मा स्टॉक्स में हमको थोड़ा अच्छा लगता है और अगर कोई डिलीवरी लेके रखना चाहेगा से 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा के अवधि से अगर कोई इसको अगर देखे स्टॉक को, तो मेरा मानना है कि एक बार 48 से 50 के लेवल्स डेफिनेटली स्टॉक छू सकता है। लास्ट 2-3 बार 2015 में भी 2 बार 50 तक गया था। तो 48 से 50 के टारगेट्स रखें ध्यान में। और स्टॉक 35 के नीचे ज़्यादा ट्रेड हुआ नहीं है, 33-34 के नीचे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। और मेरा मानना है कि 48 से 50 के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। चलिए, 48 से 50 के टारगेट्स के लिए पोजीशन आप फिलहाल ले सकते हैं। यहाँ पर एक डिलीवरी बेस्ड बाइंग की जा सकती है। एबिटा लेवल पर भी हमने देखा है एक अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है आज तेल कंपनियों में, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन है इनफैक्ट कच्चे तेल में हाइस पर ही कारोबार बनता हुआ दिखाई दिया था। स्पेशली यूएस क्रूड रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद हमने देखा था ये तेजी बनती हुई। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, केन, रिलायंस, ये पूरा पैक है जहां पर काफी ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। मयूरेश, इस समय ऑयल का क्या प्ले रहेगा, क्योंकि आरआईएल के नंबर्स हमने देखे, वो परफॉर्मेंस अच्छा था। जीआरएम्स में हमने देखा कंपनी ने अच्छा नंबर पेश किया, लेकिन स्टॉक में मुनाफा वसूली इस बात पर आई थी कि इस नए साल के लिए जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उसके टारगेट्स काफी ज्यादा है। इस समय अब आपकी क्या अप्रोच रहेगी ऑयल की कीमतों को देखकर? नहीं, अपस्ट्रीम की हम बात करें हर्षित जी तो आई थिंक डायरेक्ट प्ले हो गया है। ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, केन हो, और जैसे ऑयल प्राइसेस मूव होंगे आई थिंक लार्जली ये स्टॉक्स मूव करेंगे, क्योंकि एक डायरेक्ट कोरिलेशन सा बन गया बिटवीन ऑयल प्राइसेस एंड द मार्केट मूवमेंट ऑफ दी स्टॉक्स। क्योंकि सब्सिडी पेमेंट का जो इशू रहता है स्पेसिफिकली फॉर ओएनजीसी एंड ऑयल, वो आई थिंक उनके बुक्स में नहीं है। दूसरी बात ये भी नोट करनी चाहिए कि इनकी जो केपेक्स प्लान्स हैं आई थिंक दे आर स्टिल क्वाइट रोबस्ट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रियलाइजेशंस हैं, जो फॉल इन रियलाइजेशंस हम विटनेस कर रहे हैं, और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं क्रूड एक रेंज में ही रहे, तो अर्निंग्स कोई एक्सपोनेंशियल बेसिस पे ग्रो होने वाली नहीं है कंपनी के लिए। जहां तक रिलायंस के कोर परफॉर्मेंस का सवाल रहा है विद इन द अपस्ट्रीम पैक, मुझे लगता है रिफाइनिंग एंड पेटकेम वर ऑलवेज सपोज्ड टू बी ड्राइवर्स ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। यही ड्राइव करेंगे कंपनी की आगे आने वाली ग्रोथ को भी। टेलीकॉम लार्जली एक इग्नोर्ड कंपोनेंट रहेगा एंड आई डोंट थिंक एनी एनालिस्ट विल बी इवन बिल्डिंग इन एनी एस्टिमेट्स टू कम इन फ्रॉम दैट फ्रंट। जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, आई थिंक इन दैट रिस्पेक्ट इटसेल्फ आई थिंक इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्ले। तो आई थिंक ये सारे एस्पेक्ट्स आई थिंक नोट डाउन
करने चाहिए, बट लार्जली मुझे लगता है आई थिंक डाउनस्ट्रीम कंपनीज में स्टॉक स्पेसिफिक रहना, और इंजीनियर्स इंडिया जैसा स्टॉक, क्योंकि डाउनस्ट्रीम कंपनीज आर स्टिल परस्यूइंग देयर केपेक्स अगले 2 से 3 साल में। इंजीनियर्स इंडिया एक कैश रिच कंपनी है, इसकी ऑर्डर बुक मेरे अनुमान में आई थिंक 13 से 14% ग्रो होनी चाहिए, टर्न की बेस्ड ऑर्डर्स रहती हैं, मार्जिन एक्रेटिव रहती है, और अर्निंग्स ग्रोथ भी काफी अच्छी रह सकती है। तो विद इन द एंटायर ऑयल एंड गैस स्पेस अगर मुझे देखना है तो स्टॉक स्पेसिफिक ऑन डाउनस्ट्रीम और इंजीनियर्स इंडिया एज एन आउटसाइड थीम और एन इनडायरेक्ट थीम फॉर द बैक। ओके, तो ये फिलहाल थीम और अपस्ट्रीम कंपनियों की आप लेकर चल जरूर सकते हैं, लेकिन पूरा एक्शन आप देखिए आज टेलीकॉम कंपनियों में है। भारती एयरटेल के नंबर्स का इंतजार जरूर है, लेकिन क्या अप्रोच रहनी चाहिए, स्पेशली भारतीय इंफ्राटेल का स्टॉक भी अगर आप देखें उस बाय बैक पर ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। नंबर्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन 450 रुपये का बाय बैक भी कंपनी ने अनाउंस किया है। स्टॉक आप की स्क्रीन पर आएगा, भारतीय इंफ्राटेल का करीब 4% तक की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। सर्वेंद्र, आपकी क्या राय रहेगी अगर एक ट्रेड लेना हो, ज़्यादा पैसा कहाँ बन रहा है, भारतीय इंफ्राटेल या एयरटेल में इस समय? देखिए, भारतीय हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, स्टॉक तो डेफिनेटली सेटअप्स टेलीकॉम स्पेस के पूरे अच्छे ही हैं और आइडिया और भारतीय दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। अब ये स्टॉक ने तो लास्ट 4-5 दिन से अपना 200 एक्सपोनेंशियल बहुत अच्छे से होल्ड किया है। सो उम्मीद तो यही है कि अब ये ऊपर के लेवल्स भी थोड़े छुएगा और करीब 390 to 395 तक के टारगेट्स मेरा मानना है कि भारतीय में यहाँ से भी और आ सकते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशंस है तो रखें, और अगर नई पोजीशंस भी लेनी है तो अराउंड 367 के स्टॉप लॉस से नई पोजीशंस भी बना सकते हैं। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। भारतीय एयरटेल और भारतीय इंफ्राटेल, इसके अलावा हमारी नज़र जिन कुछ और स्टॉक्स पे है आज के दिन, NHPC अगर आप देखें तो अब करीब 8-8.5% का नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि मंदी की पोजीशन दरअसल अगली सीरीज़ में लोग बना रहे हैं हेज करते हुए। शायद एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर इस तरह की बनाई जा सकती है। सर्वेंद्र, आपको लगता है अगर आप IPO में अप्लाई करें और अगली सीरीज़ में सेल करें, या वो प्ले ऑलरेडी हो चुका है, अब मौका नहीं बचा? नहीं, आई थिंक वो प्ले तो डिस्काउंटेड हो चुका है। अब उसमें उतना तो मौका मेरे हिसाब से तो नहीं बचा है। बट अब इस काउंटर में ये देखना जरूरी है कि अगर किसी के पास कोई अगर प्योरली लॉन्ग टर्म प्ले के लिए अगर किसी ने डिलीवरी लेके रखी है, तो मेरा मानना है ये स्टॉक कभी 18-19 के नीचे बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ नहीं है। एक आध बार कभी 16-17 के लेवल्स देखने मिले हैं, बट 17-18 के लेवल्स तो काफ़ी अच्छे से उसने होल्ड किया है। तो अब ऑलरेडी 21 पे तो ये एक बड़ा प्राइस पॉइंट बन ही गया है। तो अब इस स्टॉक को यहाँ से रख के ही अगर किसी के पास है तो बिल्कुल रखना चाहिए। और एक बार ये 23-24 के लेवल्स क्लियर करेगा तो ऊपर में इसकी जो ट्रेडिंग जोन है फिर 30 तक के टारगेट्स इसके खुलते हैं। सो फ्रॉम 21 to 30 आई थिंक डिसेंट 50% का मार्जिन है, और अगर 12 से 18 महीने होल्ड करेंगे तो पॉसिबली वो टारगेट्स आ सकते हैं। ये फिलहाल स्थिति NHPC स्टॉक 6.5% नीचे, याद रखिए OFS खुला है 2175 वो प्राइस है उस OFS का। लेकिन जैसे हम आपको हर रोज़ बताते हैं कि आप हमें मैसेज कीजिए अगर आपने कोई ट्रेड लेना है या फिर लिया है, और हमारे जानकार आपको बताएंगे वो कितना सही साबित हो रहा है या आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए। आपके डिमांड पर हम कुणाल सरावगी की राय आपको दे रहे हैं। लुपिन में इनका मानना है कि खरीदारी का मौका है, 1600 के टारगेट के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 1550 पर लगाएंगे। BHEL जो आपने हमें सवाल भेजा, यहाँ पर कुणाल कहते हैं कि आप होल्ड करें अगर आपके पास ये स्टॉक है। टारगेट 133 का, स्टॉप लॉस 127 का इन्होंने सामने रखा है। आपको बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें मैसेज भेजिए, हम आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे NHPC के बारे में, एक बार फिर से मयूरेश आपकी कॉल इस पे लेना चाहेंगे। अगर यहाँ पर सीधे तौर पे लंबी अवधि के कोई निवेशक हैं, क्या आप उन्हें सलाह देते हैं कि निवेश करें जबकि सरकार डिस्काउंट पे शेयर दे रही है और उसके दबाव में मार्केट पे इनफैक्ट गिर गया है, तो चाहे तो मार्केट से ही खरीद ले? नहीं, आई थिंक दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदीप जी इसमें। इसके जो केपेक्स प्लान्स है अबाउट न्यू प्लांट्स कमिंग थ्रू, परबती 2 जो एक 800 मेगावाट का प्लांट है, और कृष्णगंजा जो 330 मेगावाट्स का है, वो आई थिंक कमीशन होंगे एज पर देयर प्लान्स बाय FY17 एंड FY19। इसलिए जो कमीशनिंग होगी ये नंबर्स में FY18 और FY19 के बाद दिखेगी। इसका जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सुभानश्री लोअर प्रोजेक्ट पे है, जो 2000 मेगावाट का एक मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने लिया था, और जिसपे आई थिंक इसका कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस 8000 करोड़ के आसपास है। वो आई थिंक
फ्रुक्टिफाई नहीं हो रहा है अब तक। तो अगर हम रिसीवेबल्स की बात करें जो लास्ट क्वार्टर में 3,300 करोड़ के आसपास थे, जिसमें JNK के इटसेल्फ ड्यूज और अराउंड 1750 ऑड करोड़, एड टू दैट द CWIP कंपोनेंट, कहाँ ना कहाँ आई थिंक ये सारी चीज़ें आई थिंक फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनके रिटर्न रेशियोज काफ़ी सबड्यूड है। तो अगर आप रेशियोज निकालते हैं तो प्राइस टू बुक पे काफ़ी चीपली वैल्यूड लगता है ये स्टॉक एट अराउंड 0.7 0.75। लेकिन कोर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक नंबर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू एटलीस्ट टिल FY18। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये दिक्कत कंपनी के लिए बरकरार रहेगी। जो इनका मेंटेनेंस केपेक्स है, आई थिंक दैट विल स्टिल कंटिन्यू हैपनिंग। द ओनली पॉजिटिव और सिल्वर लाइनिंग इज जो कैश इनके बुक्स पर जो डिविडेंड यील्ड देती है, बट दैट इज नॉट अ सोलेस। मेरे को लगता है आई थिंक जब तक फाइनेंशियल और कैश फ्लोज इंप्रूव नहीं होते, स्टॉक शायद अंडर परफॉर्म ही करे मार्केट्स में। ओके, तो ये फिलहाल राय साफ है। लेकिन आप देखिए कुछ दूसरे काउंटर्स जहां पर आज हम एक्शन ज़्यादा देख रहे हैं, भले ही बाजार ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा अटक रहा हो। ऑफशोर कंपनियां, गोल ऑफशोर, अबान ऑफशोर और साथ ही डॉल्फिन ऑफशोर में हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक है। मयूरेश, मैं आपकी राय लेना चाहूँगी इस पूरे पैक पर, क्योंकि जब भी हमने देखा है ऑयल प्राइसेस में थोड़ी सी स्पाइक आती है, स्टेबिलिटी आती है, एक एक्शन यहाँ पर शुरू होने लगता है। क्या ये एक एक्टिव थीम रह सकती है? अगर ये मान के चले कि ऑयल प्राइसेस थोड़े से स्टेबल रहेंगे तो शायद ऑफशोर कंपनियों को फायदा मिलेगा, या फिर एक बहुत शॉर्ट टर्म प्ले है ये? मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म प्ले ही रहेगा हर्षदा जी, क्योंकि ये डायरेक्टली जैसे आप बोल रहे हैं ऑयल प्राइसेस के ऊपर थीम है। जैसे ऑयल प्राइसेस रिबाउंड होती है, कंपनी रिबाउंड होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो रियलाइजेशंस होंगी स्पेसिफिकली फॉर दीज कंपनीज हैव फॉलन डाउन ड्रास्टिकली। यस, जो इनपुट कॉस्ट भी होते हैं वो भी आई थिंक अच्छे खासे गिरे हैं, लेकिन आई थिंक जो मार्जिन से कंपनीज एंजॉय करेगी या एक्सपेक्टेड टू एंजॉय करेगी, ये लार्जली डिपेंड होगी कि आई थिंक ऑयल प्राइस की मूवमेंट कैसे होगी, जिसपे इनके एंड रियलाइजेशंस डिपेंडेंट रहते हैं। इफ यू अज्यूम ऑयल प्राइसेस टू बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, which I am for the better part of this fiscal, मुझे लगता है I think volatility will take the better course of time। तो मुझे लगता है एक short term technical या tactical plays रह सकते हैं, but long term fundamentals I think have not seen any drastic change, and that will take a long time for the dynamics to change generally for this industry as well। सर्वेंद्र, आपको कुछ पसंद आता है यहाँ पर? ऑफशोर कंपनीज तो हम देख ही रहे हैं, अबान ऑफशोर, इसके अलावा गोल ऑफशोर, इसके अलावा जिंदल ड्रिलिंग, डॉल्फिन ऑफशोर, ये तमाम स्टॉक हैं जो जुड़े हुए हैं क्रूड के साथ और उस सभी में काफ़ी वॉल्यूम के साथ उछाल है। नहीं, बिल्कुल उसमें जो सबसे लिक्विड नेम है अबान लॉयड, उस पर हमारा कवरेज भी है और वो स्टॉक हमने सवेरे रिकमेंड भी किया था और अभी भी टारगेट्स पेंडिंग है। मेरा मानना है अभी भी 230 235 तक के तो जगह अभी उस पर बनती है विद इन दिस मूव। और अगर जिस तरह से ये शेप अप हो रहा है मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पे, तो ऐसा लगता है कि शायद अबान के लिए जो 150 160 के लेवल्स नीचे में बने थे पैनिक क्लोज, आई थिंक वर्स्ट वहाँ पे इस स्टॉक के लिए ओवर हो गया है। अब ये कितनी जल्दी और कितनी फास्ट यहाँ से रिकवर कर सकता है वो हम आगे देखेंगे, बट मानना ये होगा कि अब इसका वर्स्ट ओवर हो चुका है और अब हर रिट्रेसमेंट पे या करेक्शन पे इसको बाय करना चाहिए। फिलहाल आई थिंक 230 235 के टारगेट्स अभी भी पेंडिंग हैं, तो अगर किसी के पास पोजीशन हैं तो रखें, और अगर नई लेनी है तो मेरे ख्याल से 210 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के अभी भी ले सकते हैं। ओके, और इस बीच आपके कुछ सवालों के जवाब ले लेते हैं। आपने व्हाट्सएप के जरिए जो सवाल पूछे विकास सालुंखे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ के, उनके जवाब दे रहे हैं। DHFL पे एक सवाल आया था, बाई कॉल दी है यहाँ पर विकास ने, 203 पे स्टॉप लॉस, 212 के टारगेट। टाटा मोटर्स पे भी बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 414 और टारगेट 432 के। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमसे तो आप हमें एक व्हाट्सएप कीजिए 7045220000 यानी 704522 और 4 बार 0 लिखकर भेजिए अपना मैसेज। हमारे साथ हमारे दोनों जानकार बने हुए हैं और फर्टिलाइजर एक पैक जो एक बार फिर आज एक्टिव होता हुआ दिखाई दिया है, चंबल कोरमंडल जिससे काउंटर्स हैं जहां पर ज्यादा एक्शन बनता हुआ। सर्वेंद्र, अगर इसमें पोजीशन लेनी हो, आपका टॉप पिक क्या रहेगा? देखिए, काफ़ी मूव कर चुके हैं ये स्टॉक्स नीचे से अगर देखा जाए तो, बट अगेन गोइंग विद द लीडर ऑफ द पैक, उसके साथ अगर जाऊंगा तो डेफिनेटली कोरोमंडल के जो सेटअप्स है काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। डिलीवरीज इसमें काफ़ी अच्छी हुई हैं। लास्ट अगर आप देखें लास्ट 2 महीने में जो डिलीवरीज हुई हैं, उस तरह की डिलीवरीज लास्ट 9 महीनों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि लास्ट 2 महीनों में अच्छी डिलीवरीज इसमें गई हैं। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है और ये ट्रेडिंग स्टॉक्स तो है नहीं क्योंकि काफ़ी इलिक्विड है और वॉलेटाइल भी रहते हैं। तो डेफिनेटली पोजिशनल स्टॉक्स हैं, अगर इसमें ट्रेड करना है तो डिलीवरीज लेके करें और इंट्राडे और बाकी 2-3 दिन की ट्रेडिंग तो इन स्टॉक्स में हो नहीं सकती है, बट डेफिनेटली लेके इसको रखेंगे। तो मेरा मानना है कि 270 से 280 का टारगेट कोरोमंडल में क्लियरली दिखता है।
6 से 9 महीने में वो टारगेट्स आ सकते हैं। ओके 6 से 9 महीने के अंदर आपको ये टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर पे, अगर आपको फिलहाल दाव लगाना है। ये राय सर्वेंद्र की ओर से आती हुई। इसके अलावा अगर हम देखें इस वक्त कुछ और स्टॉक्स जहां पर मूवमेंट है, इंटरेस्टिंगली JSPL पे आपको एक उछाल दिखाई देगा। JSPL और JSW एनर्जी के बीच डील की घोषणा होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। सर्वेंद्र, इन दोनों स्टॉक्स को आप किस तरह देख रहे हैं? क्या तेजी की सलाह होगी खासतौर पे JSPL में, जो कि ज़्यादा सस्ता लगेगा देखने में? देखिए, सस्ती चीज़ें तो ये काफ़ी पहले भी सस्ता लगता था और काफ़ी सस्ता उसके बाद ये हो गया था, बट 100 रुपये में भी एक बार ऐसा लगा था कि काफ़ी सस्ता है और करना चाहिए। बट या अब तो जो इसके रिवर्सल्स आ रहे हैं डेफिनेटली थोड़े पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा ओवरसोल्ड लेवल से आ रहे हैं। और अब इस बार का जो मंथली फॉलो थ्रू आया है, जो मंथ का फॉलो थ्रू आया है, लास्ट मंथ इसका पॉजिटिव था और उस पूरी कैंडल के ऊपर ये पूरा महीना ट्रेड हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखें, और ये महीने में भी अब दिन खाली 2-4 ही बचे हैं, ये बोलेंगे कि काफ़ी अच्छा फॉलो थ्रू लास्ट मंथली बार का रहा है। तो पिछले जो हाई से जहाँ से ये गिरा था करीब 98-99 के लेवल से, उन लेवल्स को ये रिट्रेस करेगा और उन लेवल्स तक एक बार पहुंचेगा और फिर वहां से उसका रिपेयर प्रोसेस चालू होगा। बट ये तो मान सकते हैं कि एक बार 98-99 के लेवल्स ये स्टॉक अब यहाँ से छू सकता है एक बार। 90-98 के लेवल्स, और पहले सुमित भी कह रहे थे 85 तक के लेवल्स दिखाएगा JSPL। अगले 1.5 मिनट में आपके लिए सामने लेकर आएंगे निफ्टी की स्ट्रैटेजी। लेकिन कॉफी डे एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर अब लेकर आते हैं, 9% से ज्यादा की तेजी, एक बहुत ही अच्छा स्पाइक इसमें देखने को मिला है। वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं एक बार फिर बढ़ते हुए 10% ऊपर बोलते ये स्टॉक दिखाई दिया है। मयूरेश, कोई खास ट्रिगर? 259 पर एक काउंटर कैसे वैल्यूड है? क्योंकि इतनी सारी इश्यूज में ये इसकी लिस्टिंग भूल गए हैं लोग, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ब्रांड बिल्कुल स्ट्रांग है हर्षदा जी, लेकिन आई थिंक जो कमोडिटाइज बिजनेस है, आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी होता है और क्या साइकिल्स में प्ले होता है, ये भी इतना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाई द स्टॉक हैज मूव्ड अप, क्या प्रोडक्शन नंबर्स कम आने की उम्मीद है, क्या एंड प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है जिससे रियलाइजेशंस बढ़ेंगे, आई थिंक दिस टाइम विल टेल। बट कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक विल स्टिल अंडर परफॉर्म द मार्केट्स एटलीस्ट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, और अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी लेने का समय करीब आ रहा है। हर रोज 3 बजे हम आपको बताते हैं निफ्टी में क्या करें, और आज चूंकि एक्सपायरी के सिर्फ एक दिन पहले का ये ट्रेड आप देख रहे हैं, निफ्टी बहुत ही सीमित दायरे में है, लेकिन बैंक निफ्टी पे दबाव बढ़ा है और वही वजह है कि निफ्टी अब 7,975 के आसपास, जो हम कोशिश कर रहे थे 8,000 की तरफ जाने की, उससे दूर निफ्टी बैंक देखिए दिन के लोज पर ट्रेड करता हुआ 16,865, 16,750, 800 की हमने बात की थी सपोर्ट के तौर पे, अब उधर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन निफ्टी पे क्या कॉल है? निशांत जैन की राय सबसे पहले आपके लिए लेकर आते हैं। बाई कॉल दे रहे हैं 8,070 के टारगेट और 7,910 पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह निशांत की ओर से आती हुई। वहीं वैशाली पारेख प्रभुदास लीलाधर की ये कह रही हैं कि निफ्टी में आप तेजी करें, 8,020 का टारगेट है, 1 से 2 दिनों में ये अचीव होगा और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 7,920 पर आप लगाएंगे। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेंद्र, बताइए निफ्टी पर इस समय आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, स्पॉट में मेरे को लगता है कि निफ्टी डेफिनेटली जो लेवल्स अब 7980 के जो डिसाइसिवली निकाल चुका है, लॉन्गर टर्म एवरेजेस को भी जिस तरह से निफ्टी ने निकाल लिया, बैंक निफ्टी प्रॉब्लम वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। बट अब मानना तो ये पड़ेगा कि वो शिफ्ट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर का पॉजिटिव की साइड हो गया है और ये मान के चलना पड़ेगा कि जो ये लेग है ये अभी और कंटिन्यू होएगा। तो मान के चले कि 8100, 8150 तक के भी टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं और बाय करना चाहूँगा और स्टॉप लॉस 7894 पे स्पॉट पे रख के, ये स्पॉट के लेवल है माइंड यू, सो 7894 के स्टॉप लॉस से निफ्टी बिल्कुल बाय करके चलना चाहूँगा। ओके, तो ये सलाह फिलहाल आपके लिए आती हुई। हमारे साथ अब संदीप वागले भी जुड़ चुके हैं। संदीप, आपकी निफ्टी पे क्या कॉल है आज? प्रदीप, मेरा भी 8050 का टारगेट है और 7890 का स्टॉप लॉस होगा और ये कल तक मोस्टली आना चाहिए ऐसा लगता है। और अगर आप अगले वीक का लेते हैं या पोस्ट एक्सपायरी लेते हैं या तो 8150, 8180 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगभग वही रहेगा। मुझे लगता है 7900 के नीचे निफ्टी जाना नहीं चाहिए। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आती हुई। और इस बीच आप देखिए शांति गेयर्स एक स्टॉक जहां नतीजे आए हैं, मुनाफे में तेज उछाल देखने को मिला है। आमदनी हालांकि केवल 6% ही बढ़ी है, पर मुनाफे में जिस तरह का उछाल है उसका इम्पैक्ट आप आते हुए देख रहे हैं। 3 गुना होता हुआ मुनाफा नजर आएगा, करीब 3.5 गुना, 1.4 करोड़ से 5.3 करोड़, यह है उछाल। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं इस स्टॉक में भी तेजी आते हुए। मयूरेश, क्या आपकी नज़र है इस पर?
नहीं, इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करता, लेकिन जितना नंबर्स आई थिंक टॉप लाइन पे ग्रो हुए हैं, आई थिंक जो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट डिफ्लेशन, वो शायद एक बॉटम लाइन पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट ला सकता है। हालांकि देखना पड़ेगा, कोई वन ऑफ्स नहीं है बॉटम लाइन के ऊपर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए आती हुई। इस बीच आप देखिए निफ्टी बैंक पे करीब 135 पॉइंट के आसपास का नुकसान संभलने की कोशिश जारी है। 16,850 के आसपास तक हमने इसको फिलहाल आते हुए देखा है। इनफैक्ट कुछ देर पहले जो हमने यहाँ पर लोस बनते हुए देखे बैंक निफ्टी में, वो करीब 16,827 के आसपास के थे और अब वहाँ से संभलने की कोशिश देखी जा रही है। निफ्टी बैंक ने ही आज खास तौर पे दबाव बनाया है अब तक मार्केट पे, और जो हम 8,000 का लेवल पार नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जिम्मेदार ज़रूर हम इसी एक सेक्टर को ठहरा सकते हैं। खास तौर पे सरकारी बैंकों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। सर्वेंद्र, क्या लेवल्स आप देख रहे हैं और निफ्टी बैंक पे अगर कोई ट्रेड लेना हो क्या करेंगे? देखिए, इस पे तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म मार्केट्स पे थोड़ा सा मोमेंटम लॉस हो गया है। अगर आप डे टू डे बार्स भी देखेंगे तो रेंजेस कुछ है ही नहीं। ट्रेडिंग के समय खाली 50 पॉइंट्स की रेंजेस है, रियल बॉडी जिसको बोलते हैं। सो कैंडल में बॉडीज नहीं है, बहुत छोटी कैंडल्स बनी हैं। लास्ट अगर आप 10 दिन में भी देखें बहुत छोटी कैंडल्स बनी हैं, एक आध को छोड़ दें, खाली कल का एक बार थोड़ा डिसेंट था, बट बाकी बहुत छोटी कैंडल्स बनी है, विच इज़ डेफिनेटली एक साइन है कि थोड़ा मोमेंटम डिके हुआ है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे जब आप 200 एवरेज को अप्रोच करते हैं नीचे से, जब आप उसको तोड़ के वापस उसकी तरफ अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होती है। थोड़ा सब लोग वेट एंड वॉच के मोड में थोड़ा आ जाते हैं और सब लोग ये देखना चाहते हैं कि हाँ डिसाइसिवली नंबर्स निकल रहे हैं कि नहीं। तो मेरा मानना है कि ये वो केस ज़्यादा लग रहा है कि जहाँ लोग थोड़ा सा अब ये देख रहे हैं कि ये लेवल्स किस हिसाब से निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं, और नहीं निकल रहे हैं तो फिर शायद शॉर्ट की बात बनेगी। बट फिलहाल वो सिग्नल भी अभी आया नहीं है, और जैसे कि आज शाम को 2 बड़े इवेंट हैं, आई थिंक कल ये मार्केट क्लियर एक डायरेक्शन ले लेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इधर अप डाउन। तो कल से आई थिंक वो डायरेक्शन थोड़ा और क्लियर हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन में भी कल से पॉसिबिलिटी है। तो इस पर हम नजरें बनाए रखेंगे। लेकिन बाजार फिलहाल अगर आप देखें तो फ्लैट सा है निफ्टी के नज़रिए से, लेकिन गिरावट का रुख साफ है बैंक निफ्टी के नज़रिए से। तो कल बाजार को बैंक निफ्टी ने ऊपर खींचा था, आज बैंक निफ्टी ही नीचे लेके जा रहा है। एक्सिस बैंक पे क्या आपको लगता है मयूरेश के नतीजे अब डिस्काउंट हो गए? तो जैसे मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया है कि जितने स्ट्रेस्ड हाउस एसेट्स हैं फ्रॉम हाईली लेवरेज ग्रुप्स एंड अदर कॉर्पोरेट ग्रुप्स 22,800 करोड़ के आसपास की जिन्होंने एक अमाउंट रखी है ओवर द नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स, आई थिंक एक पॉजिटिव साइन है एटलीस्ट फ्रॉम द बैंक्स मैनेजमेंट साइड इन माय ओपिनियन। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए जो इन्होंने डिस्क्लोजर्स किए थे स्पेसिफिकली ऑन द स्ट्रेस्ड आउट सेक्टर्स, यहाँ पे अगर कोई रिकवरी आती है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स तो मुझे लगता है जो सिक्लिकल कंस्ट्रेंट्स होंगे स्पेसिफिकली ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक दैट माइट नॉट एमिनेट into these assets actually become NPAs. तो I think एक outer limit बैंक ने शायद दर्शा दी है in terms of what can happen, और simultaneous effect आप देख रहे हैं जो credit cost के ऊपर आएगा, because management has also reiterated the fact कि 125 से 150 बिप्स का I think credit cost का एक impact आ सकता है for the coming fiscal, जिसकी वजह से clear cut earnings में एक drag हो सकता है। तो मुझे लगता है I think stock शायद underperform करे from an immediate short term perspective, but long term investors के लिए मुझे लगता है एक अच्छा opportunity हो सकती है, क्योंकि second half में जैसे बैंक की ट्रेजेक्ट्री है, जैसे लर्निंग्स ग्रोथ है, जैसे एडवांसेस ग्रोथ है, 20% के ऊपर आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ FY17 FY18 में ये बैंक इजीली पोस्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डिस्क्लोजर, इट्स अ पॉजिटिव मूव मेड बाय द बैंक। हालांकि आई थिंक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आरओईज और आरओईज पे आई थिंक एक प्रोफाउंड हो सकता है, क्योंकि ये बैंक शायद फ्रंट लोड करेगी ये सारी प्रोविजनिंग Q1 Q2 में इफ इट हैपेंस। बट अगेन आई थिंक लार्जर पिक्चर हम दे तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड स्टॉक टू ओन बाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अब फोकस करते हैं उन कंपनियों पर जो कल अपने नतीजे पेश करने वाली हैं। 4 निफ्टी की कंपनियां अब नंबर्स पोस्ट करेंगी, जिसमें HCL टेक, अंबुजा, ACC, आइडिया के नतीजे आने वाले हैं। और क्या उम्मीद है इन नंबर्स में, हमारे साथ है आशीष वर्मा, पूजा त्रिपाठी और डिम्पी कालरा, और हमारे इन सभी एनालिस्ट से समझेंगे कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए। पूजा, मैं सबसे पहले इन सीमेंट कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्या अनुमान है अंबुजा ACC दोनों में?
जी, सीमेंट कंपनियों से इस बार अच्छे नतीजों की ही उम्मीद हम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो वॉल्यूम्स में काफ़ी ज़्यादा दबाव था। इस बार क्योंकि डिमांड सिनेरियो इम्प्रूव हो रहे हैं, तो उससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल के कंपेयर करें तो सीमेंट कंपनियों के वॉल्यूम्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन नॉर्थ की अगर बात करें तो ACC अंबुजा दोनों का ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर है नॉर्दर्न रीजन में, तो वहाँ से थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो नॉर्थ रीजन में जो प्राइसिंग है वहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इस बार ACC और अंबुजा दोनों के रियलाइजेशन वीक हो सकते हैं। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वॉल्यूम्स में नेगेटिव बेस के कंपैरिजन में इस बार 9% की बढ़त देखने की उम्मीद है, लेकिन क्योंकि प्राइसिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी, इस वजह से मुनाफे में करीब 16% की गिरावट देखने को मिल सकती है। वही ACC में भी यही हाल रहेगा, रियलाइजेशन और वॉल्यूम्स तो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन मुनाफे में 32% की डिक्लाइन देखने की उम्मीद की जा रही है। ओके, डिम्पी, आइडिया से क्या अनुमान है आपके? इस पर आइडिया का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी नुकसानदायक हो सकती है, यानी कि कम आएगी और 26% इस बार कम रह सकती है और एक घटकर करीब 565 करोड़ हो जाएगी। ये जो मुकाबला होगा 764 करोड़ के मुकाबले हो गई। और इसके अलावा अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे वो उन्होंने एवरेज बढ़ेगा करीब 3% के आसपास और वो बढ़कर 9,271 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है। असल में प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की बड़ी वजह यह है क्योंकि जो मार्च में स्पेक्ट्रम पे ऊपर पैसा खर्च हुआ है, एक तो वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो बनती है अकाउंट्स में लगती है, एक तो वो इस बार कैलकुलेट होगी और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, क्योंकि पैसा फंड रेज किए गए थे, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी को हैम्पर करते नुकसान पहुंचाएगी। जहां तक इनकी आरपूस की बात है वहां पे कुछ खास बदलाव होगा नहीं। भारतीय एयरटेल के भी आरपूस में कुछ खास बदलाव होगा नहीं। इसके अंदर भी देखिए 176 से 178 का ही आरपू होगा, यानी कि 1.5 रुपये का ही स्लाइटली आपको सिर्फ चेंज आता हुआ दिखेगा। जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनको वॉइस रियलाइजेशन से हो रही है और साथ ही डाटा की रियलाइजेशन से भी हो रही है, क्योंकि कंपनी का जो बेस इफेक्ट्स हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हैं और रियलाइजेशन अगर आने वाले दिनों में भी और कमज़ोर रहते हैं तो नो डाउट इन कंपनीज को काफ़ी हद तक सोचना पड़ेगा कि आप रियलाइजेशन को किस तरह से बढ़ाया जाए। फिलहाल इस क्वार्टर में तो यही कैलकुलेट किया जा सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ी गिरेगी, लेकिन ऑन एन एवरेज ग्रोथ जो है रेवेन्यू टर्म्स में वो एवरेज सामान्य रहने वाली है करीब 3% के आसपास की। स्टॉक में आज हमने देखा है लगभग 1.5% की तेजी बनती हुई दिखाई दी है, लेकिन टेक कंपनियों में HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आएंगे और आशीष हमारे साथ है। आशीष, बताइए क्या अनुमान है? देखिए, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन थी इस कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले इंडिकेट करा था कि इस साल की जो दूसरी छमाही होगी वो पहली छमाही से मजबूत देखने को मिलेगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉलर आय में तिमाही दर तिमाही 2.5% का उछाल और कांस्टेंट करेंसी यानी कि करेंसी अगर स्थिर होती पूरे क्वार्टर में तो 3% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिलेगी, यानी कि अपने पीयर से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन ये कंपनी डिलीवर करेगी। मार्जिन्स आपको याद होगा बीते क्वार्टर में चेन्नई बाढ़ जो आई थी उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसी कंपनी में पड़ा था, तो उससे उभरती हुई ये कंपनी नजर आएगी और साथ साथ रुपए में जो कमजोरी आई थी उसका भी इस क्वार्टर में फायदा मिलना है। तो मार्जिन्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70 से 80 बेसिस पॉइंट्स का उछाल और इसलिए मुनाफा करीब 2.25% के आसपास तिमाही दर तिमाही सुधरेगा। पर ध्यान रखें ये स्टॉक जब से पिछले कुछ दिनों के क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बाद बड़ा म्यूटेड परफॉर्म करता हुआ आपको नजर आएगा, तो इन लेवल्स पे कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। शुक्रिया आप सभी का और इन नतीजों पर बाजार की नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल हम अपने एक्सपर्ट से आगे राय भी लेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ राधिका राव जुड़ चुके हैं, DBS बैंक की इकोनॉमिस्ट। राधिका, स्वागत है आपका। आज हमारे बाजार बंद होने से लेकर कल सुबह बाजार खुलने के बीच में दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय सेंट्रल बैंक्स का फैसला आने वाला है और उसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पहले फेड की अगर बात करें, फेडरल रिजर्व से क्या उम्मीद है आपको? जो फेडरल रिजर्व जो कमेंट्स है हमें लगता है कि इंडिकेट करेंगे कि जून में रेट हाइक करने के चांसेस हैं। अगर आप बाकी लास्ट 2-3 मीटिंग देखिए, दिसंबर में उन्होंने हाइक किया, तभी वॉलेटिलिटी बढ़ चुका था। जनवरी में उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन मार्च में वो सेंटेंस को ड्रॉप कर दिया गया। फिर कहा कि इन्फ्लेशन डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। अगर आप देखें से लेकर अब तक इन्फ्लेशन जो है उनके रेंज 2.5% के रेंज में आ चुका है कोर इन्फ्लेशन। देखें जॉबलेस डेटा बेटर हो चुका है और तेल के भाव भी तब से अबाउट 40-50% हाइक जंप कर चुका है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये नहीं होगा कि अभी ओवरनाइट वो हाइक करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि ये जरूर कहेंगे कि स्कोप फॉर हाइक रिमेन्स फॉर जून। ये एक बात रही। उसके बाद लेकिन मेजर्ड टोन रहेगा,
क्योंकि वह ये नहीं चाहते कि डॉलर बहुत जंप कर जाए और फाइनेंशियल मार्केट्स में अगेन डिस्टेबलाइज हो जाए। लेकिन हमें श्योरली ऐसा लगता है कि सिग्नल दिया जाएगा कि ये हाइक का जो नॉर्मलाइजेशन पाथ है वो बंद नहीं कर दिया, ये नहीं हुआ है कि अगले साल के लिए पुश करेंगे और जून के लिए रिस्क बने रहेंगे रेट हाइक। तो अगर ऐसा संकेत आता है साफ तौर पे कि जून में हाइक की संभावना है, तो डॉलर इंडेक्स जो 94 के करीब आ गया है, आपको लगता है ये मजबूत होगा थोड़ा, और उसके मुकाबले तमाम करेंसीज जिसमें रुपया भी शामिल है उसमें कुछ गिरावट देखी जाएगी? आपने सही कहा, डॉलर इंडेक्स जो है उनका हाइक दिसंबर में हुआ था, तभी वो 100 के पास था। अभी इट इज ऑन द लोअर एंड ऑफ दैट, सो 94 के 100 के बीच में ही, रेंज में ही पिछले 4-5 महीने में है। हाँ, तो अगर उन्होंने काफी क्लियर सिग्नल दिया तो हमें लगता है कि डॉलर स्ट्रेंथ वापस आ सकता है। एंड नॉट ओनली रूपी, बाकी एशियन करेंसीज भी जब देखें इनमें काफी अप्रिसिएशन हुआ है पिछले 1 महीने प्लस में। अब देखिए रिंगिट, सिंग डॉलर, रुपया, सब करेंसीज में काफी अप्रिसिएशन हुआ है। रुपी में भी हुआ है, लेकिन आई थिंक जो सेंट्रल बैंक का प्रेजेंस है उसकी वजह से डॉलर रुपी को सपोर्ट मिला है 66, 30, 40 लेवल्स पे। तो हाँ, तो अभी डॉलर स्ट्रेंथ अगर इंडिकेशन आया तो हमें लगता है डॉलर स्ट्रेंथ वापस आ सकता है और काफी एशियन करेंसी पे प्रेशर पड़ सकता है। यहाँ पर ऑफ कोर्स पर ये भी देखना होगा कि एशियन करेंसीज में येन पर क्या इम्पैक्ट आएगा। कंसिडरिंग बैंक ऑफ जापान भी अपनी मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिलीज करेगा और बहुत ही क्लोज कॉल है कि क्या कुछ और ईजिंग आती हुई दिखाई देगी या नहीं। राधिका, क्या आपको सेंस मिल रहा है बैंक ऑफ जापान की ओर से, क्या पोजीशनिंग रह सकती है? हमारे इन हाउस जापान इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बीओजे भी और प्रेशर वो कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं कल। मेनली ये होगा कि नेगेटिव रेट्स जो उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए थे जैन में और एक 10-20 बेसिस पॉइंट कट हो सकते हैं उसमें। सेकेंडली जो ETF को खरीदते हैं उसमें भी वो क्वांटम इंक्रीज करेंगे और एक दूसरा स्पेशल लेंडिंग प्लान है उसको भी रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें भी नेगेटिव रेट्स ला सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हमें लगता है कि कल वो प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन जैसे फेड US में ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, इट्स क्लोज टू 0% गोइंग इनटू नेगेटिव। ग्रोथ देखें तो काफी बेयरली होल्डिंग अबव वाटर है और जो भी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आए हैं वो सब काफी वीक हैं। तो इसकी वजह से बीओजे का पूरा आई थिंक द बैकड्रॉप है ऐसा ईज करने का। लेकिन ये दूसरी बात है कि वो पूरी तरह और ज्यादा QE नहीं बढ़ाएंगे अभी के लिए, क्योंकि आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर आबे ने सिग्नल किया है कि मई, जून, जुलाई इस क्वार्टर, इस 3 मंथ्स में एक स्पेशल सप्लीमेंट्री फिस्कल प्लान अनवेल हो सकता है, क्योंकि उनके अपर हाउस इलेक्शन है जुलाई में, तो उसके पहले फिस्कल पैकेज हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें नहीं लगता बीओजे विल गो ऑल आउट, क्वांटम बढ़ाया और बहुत सारे कट दिए, वो नहीं होगा। लेकिन यस, फर्दर ईजिंग स्टेप्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। येन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आई थिंक इट्स अ टू वे थिंग। अभी येन में भी जैसे जैसे बीओजे ECB और करते जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है करेंसी पे उतना गहरा नहीं पड़ा है जैसे पहले पड़ा था, मतलब QE1 इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसकी वजह से शायद इंटरमिटेंट बाउंस हो डॉलर येन में, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो बैक टू मार्च 2015 के लेवल्स पे वापस जा पाए। ओके, शुक्रिया राधिका आपका। तो राधिका राव फिलहाल बताती हुई कि शायद कोई बहुत बड़े सख्त कदम दोनों तरफ से ही नहीं आएंगे और इसका मतलब यह है कि बाजारों को शायद बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। मयूरेश, क्या समझते हैं आप? नहीं, क्लियरली जैसे US फेड की मिनट्स है आज, आई थिंक नथिंग सब्सटेंशियल विल हैपन आज की मीट में। और अगर जून की मीटिंग की भी बात करें तो वहाँ पे एक रेफरेंडम होने वाला है ब्रिटेन में, तो आई थिंक ब्रेक्सिट इज हैपनिंग अराउंड 7-8 days इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आफ्टर द फेड मीट। इसलिए आई थिंक फेड भी जून में कुछ नहीं करेगा, इज माई क्लियर एस्टिमेट। दे विल क्लियरली वेट फॉर व्हाट द ब्रेक्सिट वोट इज। अगर ब्रिटेन एग्जिट करता है तो यू ऑब्वियसली नो जो रिपरकशंस हो सकती हैं ECB और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। सो आई थिंक फेड विल नॉट लाइक टू टेक अ चांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और डेटा पॉइंट शिफ्ट होते जा रहे हैं उनके, तो पहले जैसे हम इन्फ्लेशनरी डेटा पॉइंट्स देख रहे थे, आई थिंक इट इज मोर देन इन्फ्लेशन नाउ। आई थिंक ग्लोबल डेटा पॉइंट्स भी देखना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट माइक्रो डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, वेदर कमोडिटीज और अदरवाइज।
ओके, तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स ग्लोबल मार्केट से आएंगी, उस पर बाजारों की नजर रहेगी। अब देखिए ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े से शांत है। डैक्स कैक जैसे मार्केट्स यानी कि जर्मनी और यूके के मार्केट्स में बहुत ही हल्की सी बढ़त इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको बता दें क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए स्टॉक्स में, BTST या फिर STBT। और सबसे पहले मनीष शर्मा जो को फाउंडर है derivativetradingresearch.com के, वो कह रहे हैं वेदांता में आप शॉर्ट करके चले, स्टॉप लॉस 109 पर लगाए, 98 टारगेट रहेगा। HCL टेक जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं और यहाँ पर भी आप इस समय बिकवाली की पोजीशन लेकर चले, टारगेट 800 का और स्टॉप लॉस 860 पर रखना होगा। और वहीं हमारे अगले एक्सपर्ट कॉल दे रहे हैं यहाँ पर विशाल मलकान.com के आरकॉम पे बाय कॉल है, स्टॉप लॉस 57, टारगेट 63 के आने की गुंजाइश। TVS मोटर्स पे भी बाय कॉल है, स्टॉप लॉस 324 पे और टारगेट 345 पे लगाने की उनकी सलाह है। संदीप आपके कॉल्स। प्रदीप, मैं BTST के NCC रिकमेंड करूंगा, स्टॉप लॉस 81, टारगेट 8550। दूसरा कॉल होगा वो भी BTST होगा, महिंद्रा जिसने ब्रेकआउट दिया है, मुझे लगता है कल मूव कंटिन्यू होनी चाहिए, स्टॉप लॉस 1370, टारगेट 1416। ओके, ये अपॉर्चुनिटीज फिलहाल इस समय ट्रेड की ज्यादातर कॉल्स तेजी के ही हैं। चुनिंदा काउंटर्स में आप बिकवाली की पोजीशन ले सकते हैं, जैसे वेदांता और HCL टेक पर आई थी। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ गए हैं निपुण मेहता भी। निपुण, इंटरेस्टिंग सेशन आज का, 8000 की तरफ बाजार बढ़ रहा है लेकिन वहां पर लगातार अटक रहा है। कितना अहम है मार्केट्स के लिए अगर एक 8000 के लेवल को पार करना, और कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा और खरीदारी का, इफ एट ऑल हम उन लेवल्स के करीब या पार निकलते हैं कल के सत्र में एक्सपायरी के दिन? गुड आफ्टरनून रचिता। आई थिंक 8000 लेवल्स की अगर बात करें तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, टेक्निकली भी एक बैरियर हो रहा है, लेकिन और उसे अगर मार्केट्स क्रॉस करता है तो एक डेफिनेटली पॉजिटिव जोन में आ जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आई थिंक फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो फेड की मीट या बैंक ऑफ जापान की मीट है वो अहम ज़रूर है, लेकिन उसमें बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड नहीं है। हमारे हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो भी चाइना से अनाउंसमेंट्स आती हैं, whether it is related to their bond market, currency markets या फिर commodity pricing की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ के जो भी इश्यूज़ हैं, कंसर्न्स हैं, वो ज़्यादा क्रिटिकल हैं। हमने US में काफ़ी रिजल्ट्स देखे, बड़े रिजल्ट्स आए, किसी में पॉजिटिव सरप्राइजेस भी देखे। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक रिजल्ट्स देखें तो दे हैव बीन बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। आशा बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मार्च क्वार्टर में हमने कई सेक्टर्स के रिजल्ट्स देखे हैं, वो आशा से बेहतर निकले हैं। तो मार्केट्स के लिए पॉजिटिव ज़रूर हो रहा है, मार्केट्स इस लेवल पे कंसोलिडेट करें यही बेहतर है। हमने FI लिक्विडिटी कॉन्स्टेंटली देखी है इस महीने में एट वेरिंग लेवल्स, ऑन सर्टन डेज कहीं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एट द सेम टाइम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का सेलिंग भी हमने देखा हुआ है। सो इमर्जिंग मार्केट में जो फ्लोज आ रहे हैं FIs के, वो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं इन कंपेरिजन टू डेवलप मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बट आई थिंक global cues, particularly from China, are going to be critical, and more importantly, the domestic results, where the flow has been positive. ये भी बहुत मायने रखेंगे आगे जाके मार्केट्स मूवमेंट के लिए। बिल्कुल, इसके साथ ही निपुण, क्या प्राइमरी मार्केट पर भी आपकी नज़र है? थायरो केयर का इशू आज खुला है, उज्जीवन खुलने वाला है, हाल के कुछ इश्यूज में लोगों ने काफ़ी मुनाफा कमाया है, तो क्या आप प्राइमरी मार्केट पर निवेश की सलाह दे रहे हैं? बिल्कुल प्रदीप, आई थिंक कुछ हमने जो रिसेंट इश्यूज देखे हैं उसमें इंटरेस्टिंग बिजनेसेस देखे हैं। आई थिंक प्राइसिंग एक तरफ है, और जहाँ पे निवेशकों को ऑन लिस्टिंग, जो भी निवेशक ऑन लिस्टिंग बेचते हैं उनको अच्छे प्रॉफिट्स मिले हैं। लेकिन कुछ रीसेंट IPOs आए हैं, उनमें नए बिजनेसेस आए हैं, लिस्टेड कंपनीज उन बिजनेसेस में कम थी, तो यू गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ जो भी निवेशक लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं उनके लिए नए बिजनेसेस एट द सेम टाइम विद इन द फाइनेंशियल स्पेस इटसेल्फ, जो जिस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं या फिर इंक्रीज्ड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एज वेल एज alternate
मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये देख रहे हैं। इसकी वजह से आई थिंक not just the deepening of the secondary market, but also opportunities for investors कि नए नए businesses में निवेश करें। I think primary market को इसी focus से देखें तो definitely positive है। आज के अपने दो IPOs की बात की, beside that of course several newer businesses आगे जाके भी IPOs कुछ आ रहे हैं, और pricing हम बहुत ज़्यादा stretched in certain cases नहीं देख रहे हैं। तो in view of lower markets, lower levels of secondary markets, at least promoter expectations बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। लेकिन each individual case needs to be taken on a case-to-case basis, but from a business point of view, extremely positive on how some of these newer issues are coming. मयूरेश, थायरोकेयर का जो इशू आज खुला है, जाहिर है कि इसकी तुलना सीधे डॉक्टर लाल से की जाएगी, क्या कहेंगे आप? वैल्यूएशंस के तौर पे प्रदीप जी, आई थिंक चीपली वैल्यूड अगर मैं कहूँ तो कंपेयर टू डॉक्टर लाल्स, क्योंकि 42-43 टाइम्स पे है, हालांकि डॉक्टर लाल 61 टाइम्स के आसपास ट्रेड करता है। बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है क्योंकि इनका जो ऑटोमाइजेशन प्रोसेस है, इसकी वजह से इनकी जो एम्प्लॉय कॉस्ट रहती है 10% पे रहती है कंपेयर टू 20%। एसेट लाइट मॉडल है, B2B मॉडल फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मार्जिन रहती हैं दे आर इन देयर हायर 40% काइंड ऑफ रेंज। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज गिविंग एन इम्पटस टू द ROIC, स्पेसिफिकली जो डायग्नोस्टिक रिलेटेड बिजनेस है। हालांकि कंसोलिडेटेड ROICs अगर हम दूसरे बिजनेसेस ऐड करें तो ड्रैग डाउन करते हैं। जहां तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो कैश रिच बैलेंस शीट है, 90 करोड़ के आसपास कैश है बाय द एंड ऑफ FY15। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 40 से 45 करोड़ हर साल जनरेट करती है कंपनी। और ये जैसे बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं, डॉक्टर लाल्स के भी केस में हमने देखा जो डायग्नोस्टिक चेन का है, 48% आर स्टैंड अलोन सेंटर्स। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ओरिएंटेड डायग्नोस्टिक चेन्स लाइक डॉक्टर लाल्स और इवन थायरोकेयर फॉर एग्जांपल। सो मुझे लगता है आई थिंक वैल्यूएशंस थोड़े महंगे साइड पे है, पर द स्टॉक कैन डू वेल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। तो इन्वेस्टर्स प्रॉब्ली आई थिंक जिसका एक लॉन्ग टर्म व्यू है डेफिनेटली स्टॉक को देख सकते हैं, बट आई थिंक वैल्यूएशंस विल बिकम हेडविंड्स एटलीस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। इसलिए आई थिंक लिस्टिंग शायद पॉजिटिवली हो सकती है, बट डिक्लाइंस पे अगर मिलता है तो स्टॉक लेना चाहिए। और मयूरेश, साथ ही फिर उज्जीवन पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि जैसे थायरोकेयर कंपेयर किया जा रहा है डॉक्टर लाल के साथ, एक्विटास एक रीसेंट लिस्टिंग इसी स्पेस से जिसका शायद एक पीयर उज्जीवन आप कह सकते हैं, यहाँ पर आपकी क्या राय है? उज्जीवन मैंने ट्रैक नहीं किया है और रादर आई एम नॉट स्टडीड द नंबर्स वेरी केयरफुली, लेकिन जैसे इक्विटास के नंबर्स हमने स्टडी किए थे, मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बड़ी स्पेस है माइक्रो फाइनेंस स्ट्रोक SME यूज व्हीकल फाइनेंसिंग, और जहाँ पे आई थिंक पेमेंट बैंक का सवाल आता है, जो एक कंपनीज ये ROEs एंजॉय करती थी शायद फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव बाय कन्वर्टिंग इनटू अ स्मॉल पेमेंट्स बैंक, मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़े ड्रैग डाउन हो सकते हैं रिटर्न रेशियोज। हालांकि बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स आई थिंक काफी एनकरेजिंग है। तो जीवन का देखा नहीं है, लेकिन आई थिंक इक्विटास का एक बहुत कॉम्पेलिंग लॉन्ग टर्म स्टोरी लगती है। बिल्कुल, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर आपको पैसे लगाने ही हैं, स्मॉल बैंक उज्जीवन बनेगा और इक्विटास भी, लेकिन हमने देखा IDFC जो NBFC से बैंक में कन्वर्ट हुआ, वहाँ पर काफ़ी हद तक दबाव में आ गए हैं फाइनेंशियल, तो और स्टॉक कोई रिटर्न नहीं दे रहा। तो निपुण, आपको क्या लगता है कि बजाय आप उज्जीवन या इक्विटास पे दांव लगाएं, आप DCB बैंक या ऐसे दूसरे छोटे प्राइवेट बैंक्स में निवेश करें, वो ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाएंगे आगे जाते हुए बजाय कि इन कंपनीज के? देखिए प्रदीप, ये सब अलग अलग बैंक्स के बिजनेस मॉडल्स अलग अलग हैं, फोकस अलग अलग है, वर्टिकल्स अलग हैं। जो नए बैंक्स आए हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, उनका फोकस टोटली अलग है, और जो एग्जिस्टिंग बैंक्स ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस हैं, उनका फोकस टोटली डिफरेंट है। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो जो ये बैंक्स में पुराना लेंडिंग हुआ है, उसमें अब आगे जाके भी एसेट क्वालिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पास्ट में ठीक से हुआ नहीं हुआ हो। लेकिन हमने कई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में देखा कि इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी ओवरऑल जो स्मॉल एब्सोल्युटली स्मॉल लोन्स, जो SME लोन्स एज वेल एज माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग है, उसमें ओवरऑल एसेट क्वालिटी के इतने कंसर्न नहीं हैं, मार्जिन्स बेटर हैं। ऑल्सो इनमें कुछ कंपनीज को जैसे पेमेंट बैंक्स की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइसेंसेस मिले हैं, उनमें आगे जाके देयर दैट अपॉर्चुनिटी टू मेक इट बिग ऑन कैप्चरिंग अ गुड पार्ट ऑफ द बिजनेस। सो आई थिंक बोथ बिजनेसेस आर डिफरेंट। Our sense is in terms of pace of growth, चूंकि माइक्रो फाइनेंस बिजनेसेस या जो भी नए NBFCs आ रही हैं, उनके
ओवरऑल स्केल बहुत बड़े नहीं हैं, उनके अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ शायद बहुत ज़्यादा होगी। टू सम एक्सटेंट ये भी हो सकता है उनके मार्केट डिस्काउंटिंग भी बेहतर रहेगी। I would think there would be a better opportunity coming out of some of those NBFCs and जिनको लाइसेंसेस फॉर पेमेंट बैंक्स या स्मॉल बैंक्स मिले हैं, उनमें एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है, बेहतर हो सकती है एज कम्पेयर टू सम ऑफ दीज स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिनके वैल्यूएशंस भी कुछ हद तक स्ट्रेच्ड दिख रहे हैं अभी। ओके, फिलहाल रहा है इनफैक्ट इस पूरे स्पेस पर। और इस बीच आप देखिए मुथूट फाइनेंस का स्टॉक डेज हाई पर 5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाता हुआ। इनफैक्ट आज हमने देखा NBFCs में काफ़ी इंटरेस्ट था। इसमें हम पहले SKS माइक्रो की चाल देख रहे थे जहां पर अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई दिखाई दी थी। M&M फाइनेंशियल जैसे काउंटर्स थे जहां पर सुबह में खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखाई दिया था। इनफैक्ट ये काउंटर्स दोपहरी लेवल से SKS माइक्रो तो थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर एक टेक्निकल पोजीशन लेनी हो इन स्टॉक्स में, मुथूट फाइनेंस क्या ज्यादा अट्रैक्टिव है इस समय? संदीप, क्या तेजी की पोजीशन लेकर चलेंगे 210 पर? अर्शिता, थोड़ा लेट हो जाएगा एज अ ट्रेडर, बट डायरेक्शनली मुझे लगता है 218-220 का टारगेट आना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल था लगभग 203 का था, वहां पर लेना चाहिए था। हल्के से करेक्शन पे 207-205 ये लेवल पे आता है तो अभी भी पोजीशन ली जा सकती है। मुझे 220-222 का तक का टारगेट लगता है। ओके, तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए मुथूट फाइनेंस पे आती हुई। इस बीच अगर हम देखें आज कुछ और स्टॉक्स जिनमें तेज़ी देखने को मिली है, आप ITI, HMT, MTNL ये तमाम स्टॉक्स देख सकते हैं। सरकार PSU बैंक्स पे काफ़ी PSU कंपनियों में काफ़ी टर्न अराउंड की कोशिश कर रही है और इनफैक्ट MTNL के बारे में आज संचार मंत्री ने संसद में बताया कि ये मुनाफे में आ रही है। कंपनी ने हालांकि कहा है कि अगले साल ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा आ सकता है। मयूरेश, क्या इनमें से किसी पे आपकी कोई कॉल है? नहीं प्रदीप, आई थिंक कोर डायनामिक्स बदले नहीं हैं। मुझे लगता है आई थिंक कोर डायनामिक्स बदलने को काफ़ी समय लगेगा एंड विद दैट एस्पेक्ट इन टू प्ले इटसेल्फ आई थिंक जो कैश फ्लोज हैं आई थिंक वो ड्रास्टिकली इंप्रूव नहीं होंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ये कोई भी कंपनी में निवेश करना आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट सेंस नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं इन स्टॉक्स में इस समय, लेकिन एक स्पेस जहाँ पर हमने देखा है लोगों ने कुछ पोजीशन बढ़ाई है पिछले कुछ मिनटों में, उसमें आप देखेंगे कोहिनूर फूड्स का काउंट अब आउट परफॉर्म करता हुआ 13% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। ENIL एक और काफ़ी एक्टिव प्ले है, कल भी हमने देखा था दोपहर में ही इसमें कुछ एक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन कोहिनूर फूड्स के सामने LT फूड्स में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक थीम या फिर ट्रेंड नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टॉक में स्पाइक है, कोहिनूर पर आपकी क्या राय रहेगी सर्वेंद्र? इस तेजी में क्या पोजीशन लेकर चले? देखिए, आई थिंक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है ये स्टॉक और रेंज इसकी काफ़ी बड़ी रही है। लास्ट 1 से 1.5 साल में करीब 38 से लेके 56-57 जैसे लेवल्स में ये ट्रेड हुआ है। अब उस रेंज के अपर एंड पे आ रहा है नाउ। अभी तो ये मान के ही चलेंगे कि ये रेंज में ही ट्रैप्ड है और रेंज में ही ट्रैप रहेगा। सो 59-60 तक मैक्सिमम इसमें आप टारगेट देखेंगे और फिर कहीं ये नीचे की तरफ ढकेल दिया जाएगा स्टॉक वापस से। अब इसको ये रेंज निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ करीब 2014 के बाद से ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो इसमें बड़ा कोई कॉल नहीं बनता जब तक ये 60 का लेवल क्लियरली निकाल नहीं लेता है। मानना यही है कि 58 फाइनली 79-78 के लेवल्स के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है हमें, जो कि 7800 से नीचे ज़रूर होगा, लेकिन ये इस साल के सबसे ऊपर के क्लोजिंग हाईज हो जाएंगे। तो एक कामयाबी तो हमें मिल रही है, ये हम कह सकते हैं। वहीं अगर आप देखें निफ्टी बैंक हालांकि नीचे आ गया है, 17,000 के लेवल कल पार किए थे, आज 130 पॉइंट नीचे क्लोजिंग की तैयारी। आज के कुछ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। कॉफी डे जो 15% ऊपर फाइनली बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अबान ऑफशोर करीब 12% ऊपर बंद हो रहा है। नोसिल में 7%, MTNL में भी करीबन 7% की तेजी हमने देखी। और ये अब मार्केट क्लोज होते हुए 797677 ये प्रोविजनल आंकड़े हैं। 7,975 के आसपास ही आपको फाइनली नंबर दिखेगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। सेंसेक्स के लिए 26,050 के आसपास क्लोजिंग का आंकड़ा आने की गुंजाइश। मार्केट ब्रेथ फाइनली थोड़ी सी नेगेटिव लेकिन 50-50 ही कही जाएगी, तो वहाँ पर संकेत फिलहाल मिले जुले से हैं। निफ्टी बैंक ने खास तौर पे दबाव बनाया, फाइनली 138-140 पॉइंट नीचे क्लोज करते हुए। कुछ और परफॉर्मेंस आज की अगर आप देखें तो फैक्ट जिसने आखिरी घंटे में तेजी दिखाई, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ये एक शेयर है जिस पर नजर रखनी चाहिए। NCC में लगातार मजबूती का रुख जारी रहा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक और स्टॉक जिसने आखिरी मिनटों के दौरान आज खास तौर पर तेजी पकड़ी।
वहीं आज कमज़ोर होने वाले शेयरों में NHPC खास तौर पे शामिल रहा, क्योंकि OFS की वजह से इस पे दबाव बना है। IDFC बैंक में NPAs बढ़े तो ये करीब 6% नीचे बंद होता हुआ फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। सद्भाव इंजीनियरिंग करीब 5.5% का नुकसान यहाँ भी देखने को मिला है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स नतीजों के बाद करीब 4% नीचे है और एक्सिस 3% नीचे कमज़ोर नतीजों की वजह से, और ICICI को भी इसने साथ में नीचे खींचा है जो करीब 3.25% नीचे आज बंद होता हुआ नजर आए। जी हाँ, ये वीक विकेट्स रहे हैं बाजार के, लेकिन ITC, गेल, ONGC, भारती एयरटेल, इन काउंटर्स ने थोड़ा बहुत बाजार को सहारा दिया है। M&M इनमें शामिल है जहां पर हमने देखा है करीब 2-2.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। 7979 ये फिलहाल निफ्टी की क्लोजिंग लेवल आती हुई जो एडजस्टेड क्लोज है। क्या सलाह होगी आप कल के सत्र के लिए? सर्वेंद्र, एक्सपायरी का दिन, मेरे ख्याल में वॉलेटिलिटी और भी बढ़ जाएगी, लेकिन कैसे अप्रोच करें कल के सेशन को? देखिए, अब तो ओवरनाइट काफ़ी बड़े 2 इवेंट्स जो कि हम सवेरे सवेरे इसको रिएक्ट करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड या डाउनसाइड 50-60 पॉइंट गैप डेफिनेटली निफ्टी में बन सकता है अगर कुछ कोई सरप्राइज एलिमेंट निकल के आता है इन दोनों इवेंट में से। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा मानना है कि बंद तो वैसे काफ़ी अच्छा है। सो मान के तो यही चलना पड़ेगा कि कंट्रोल बुल्स के पास में है और कल एक्सपायरी में 8000 के कॉल्स जो थोड़े बहुत बाकी भी रह गए हैं, थोड़ा तो शिफ्टिंग 80-100 पे हुई है, बट मानना यह है कि 79-8000 पे जो भी थोड़े कॉल्स रह गए हैं कल उनमें ज़रूर थोड़ा कटान हो सकता है, और अगर 8000 के ऊपर खुलता है तो मेरे को लगता है एक शॉर्ट कवरिंग का एक स्पाइक 50-60 पॉइंट्स का डेफिनेटली निफ्टी में आ सकता है। ओके, तो 7950 के ऊपर क्लोजिंग की बात हमारे करीब 1/3 लोगों ने कही थी हमारे पोल में, और बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव आया, लेकिन लगता है फाइनली जो ये हमारे रिस्पोंडेंट थे वो सही साबित हो सकते हैं अगर हम आज की तरह ये लेवल होल्ड करके नजर आए। तेज़ी का जो रुख है करीब 55% लोगों ने तेज़ी की बात ही कही थी। उस वक्त हम 7850 के ऊपर भी कॉन्फिडेंस कम ही दिखा रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो पॉजिटिव रुझान हमारे पोल में आया था वही फाइनली बाजार में दिखाई दे रहा है। वक्त इजाज़त लेने का आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और अब नज़र स्टॉक 2020 में आज के परफॉर्मेंस पे।